अभी तक हम लोगों ने दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब हम लोग दो से अधिक पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो दो से अधिक पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को इमेजिन कर लेंगे। क्लियर है? मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है जिसमें यह मेरा एक्स एक्सिस है, यह मेरा वाई एक्सिस है और यह मेरा जेड एक्सिस है और यह मेरा ओरिजिन है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में हम लोग कुछ पार्टिकल्स को इमेजिन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा पार्टिकल है जिसका मास m3 है। इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में मौजूद है। क्लियर है? ठीक। साथ ही साथ हम लोग यह भी कंसीडर कर लेते हैं कि इस m1 मास का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है, इस m2 मास का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है, इस m3 मास का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है। m1 मास का जो पोजीशन वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर को हम लोग r1 वेक्टर बोल देते हैं, इस m2 मास के पोजीशन वेक्टर को हम लोग r2 वेक्टर बोल देते हैं, इस m3 मास के पोजीशन वेक्टर को हम लोग r3 वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इस मास सिस्टम का हमारे पास कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वह कहीं यहाँ पे है। सिस्टम का इस m1 मास का, इस m2 मास का, इस m3 मास का सेंटर ऑफ मास है। क्लियर? और इस सेंटर ऑफ मास का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वह ये पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं rc वेक्टर। क्लियर है? ठीक। अच्छा, इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस m1 मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा। इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और इसको कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ठीक उसी तरह से इस m2 मास का इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा और इस वेक्टर को हम लोग बोल देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ठीक। ठीक उसी तरह से इस m3 मास का इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा और इस पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मास मूवमेंट वी नो दैट समेशन ऑफ mass movement of all the components about center of mass is 0 और null vector। ये हम सीख चुके हैं। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस मास m1 का जो मास मोमेंट होगा वह मास मोमेंट कितना होगा? m1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ मास m1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? r वेक्टर 1/c लिखेंगे प्लस। ठीक इसी तरह से इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस मास का यानी कि इस m2 मास का जो मास मूवमेंट होगा वह कितना हो जाएगा? मास कितना है? m2 है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वह कितना है? r वेक्टर 2/c है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग क्या लिख देंगे? m2 इंटू r वेक्टर 2/c लिखेंगे। क्लियर है? प्लस। ठीक इसी तरह से इस m3 मास का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मास मूवमेंट होगा वह मास मूवमेंट कितना हो जाएगा? m3 इंटू दिस पोजिशन वेक्टर। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? m3 इंटू दिस पोजिशन वेक्टर लिखेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक। तो हमने यहाँ पे 3 पार्टिकल को कंसीडर किया था, m1 को, m2 को, m3 को। ठीक इसी तरह से और सारा पार्टिकल होता तो हम लोग इसी तरह से मास मूवमेंट लिखते जाते और हम लोग सबका जो समेशन होगा वह समेशन कितना हो कि किसके इक्वल होगा? नल वेक्टर के इक्वल होगा, यानी किसके इक्वल हो जाएगा? बराबर 0 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा।
क्लियर है? ठीक, बस इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। m1 इंटू दिस वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि यह जो मेरा वेक्टर है, यह वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इंटू r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर, यहाँ m1 है, क्लियर है, प्लस m2 इंटू इस वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह जो मेरा वेक्टर है, यह वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस rc वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। हम लोग क्या लिख देंगे, r2 वेक्टर माइनस rc वेक्टर लिख देंगे, क्लियर है, प्लस m3 इंटू इस वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह जो मेरा वेक्टर है वह कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है, क्लियर है। तो इस वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r3 वेक्टर माइनस rc वेक्टर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं r3 वेक्टर माइनस rc वेक्टर, क्लियर, प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 इंटू r1 वेक्टर मिलेगा, यहाँ से m2 इंटू r2 वेक्टर मिलेगा प्लस में, प्लस m3 इंटू r3 वेक्टर मिलेगा हमें यहाँ से, प्लस डॉट 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 माइनस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m1 इंटू rc वेक्टर मिलेगा, यहाँ से m2 इंटू rc वेक्टर मिलेगा, यहाँ से m3 इंटू rc वेक्टर मिलेगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इंटू rc वेक्टर प्लस m2 इंटू rc वेक्टर प्लस m3 इंटू rc वेक्टर इज इक्वल प्लस डॉट 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 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0 वेक्टर मिलेगा। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें rc वेक्टर, यहाँ से rc वेक्टर, यहाँ से rc वेक्टर कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, rc वेक्टर इंटू बचेगा क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 बचेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू, यह इधर चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 इंटू r3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें rc वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर प्लस m3 इंटू r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, क्लियर है। यानी कि इस सिस्टम का, यानी कि इस m1 मास का, इस m2 मास का, इस m3 मास का, और ऐसे बहुत सारे और पार्टिकल हों तो उन सभी पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से मोर देन 2 पार्टिकल्स का हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यह मेरा क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। हम लोगों ने 3 पार्टिकल कंसीडर किया था, m1 जिसका पोजीशन वेक्टर कितना था, r1 था। तो m1 मास का रेफरेंस पॉइंट के अबाउट जो मास मोमेंट होगा वह कितना होगा, m1 इंटू r1 वेक्टर होगा, क्लियर है। ठीक, हमारे पास दूसरा पार्टिकल कौन सा था, m2 पार्टिकल था। इसका जो पोजीशन वेक्टर था इस O पॉइंट के अबाउट या इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट वह क्या था, r2 वेक्टर था। तो इस m2 मास का इस पोजीशन, इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट जो मास मोमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, m2 इंटू r2 वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक उसी तरह से यह जो मेरा m3 मास था, इस मास का इस रेफरेंस पॉइंट के बाद जो पोजीशन वेक्टर था वह क्या था, r3 वेक्टर था। तो इस मास का जो मास मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट वह कितना हो जाएगा, m3 इंटू r3 वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। और इस तरह से जितने सारे पार्टिकल्स होंगे सभी पार्टिकल्स का इस पॉइंट के अबाउट मास मोमेंट ऊपर लिखेंगे और सभी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर है। और नीचे क्या है, सभी पार्टिकल के मास का सम है, क्लियर है। यानी कि सभी पार्टिकल्स का हम लोग मास मोमेंट निकाल लेंगे गिवन रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, और सभी पार्टिकल के मास को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, क्लियर है। किस पॉइंट के अबाउट, गिवन रेफरेंस पॉइंट के अबाउट पता चल जाएगा, क्लियर। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RC वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स विथ गिवन रेफरेंस पॉइंट अपॉन टोटल मास, क्लियर है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और बताइए, यह कौन सा पॉइंट है, इस m1 मास का, इस m2 मास का, इस m3 मास का सेंटर ऑफ मास है, क्लियर है। तो
इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम बोल दे, तो एक्स सी एम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स सी एम को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एम आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई। क्लियर है? ठीक उसी तरह से इस वाई सी एम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वाई सी एम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक उसी तरह से जेड सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सिग्मा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा एम आई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, इफ ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? ठीक। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का, वह क्या था? आर सी एम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर अपॉन सिग्मा एम आई था। क्लियर है? तो जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पर ही ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे, सेंटर ऑफ मास पर ही क्या कंसीडर कर लेंगे? ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे, तो आर सी एम वेक्टर जो होगा वह क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर की इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो जीरो वेक्टर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर लिख सकते हैं अपॉन सिग्मा एम आई लिख सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जीरो वेक्टर इंटू सिग्मा एम आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू आर आई वेक्टर। क्लियर है? और यह टर्म हमें कितना मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। जीरो इक्वल टू क्या हमें मिल गया? सिग्मा एम आई इंटू आर आई वेक्टर मिल गया। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि यह जो क्वांटिटी है, यह क्वांटिटी क्या है? सम ऑफ मास मूवमेंट्स ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स। तो जब कभी भी हम लोग सेंटर ऑफ मास पर ही अपना ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, तो उस केस में जितने सारे पार्टिकल्स होंगे, सभी पार्टिकल्स का जो मास मोमेंट होगा, उस मास मोमेंट का सम कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहीं से मेरा सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वह प्रूफ भी होता है। सेंटर ऑफ मास का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन कहता है वह क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट सभी मास मोमेंट का जो सम होता है वह कितना होता है? जीरो होता है। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट अबाउट विच the sum of mass moments of all the particles is zero। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। फॉर्मूला का यूज करके दो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। कि हमारे पास यहाँ पे एक मास है, इसका मास हम लोग मान लेते हैं कि m1 है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा मास है, इसका मास मान लेते हैं कि m2 है। तो इन दोनों मासेस के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे। क्लियर है? और इस लाइन के लॉन्ग जो एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं, उस एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं कि वह मेरा एक्स एक्सिस है। क्लियर है? और हम लोग दूसरा एक्सिस ये बना देते हैं, ये हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं, और तीसरा एक्सिस हम लोग कुछ इस तरीके से जेड एक्सिस ले लेते हैं। क्लियर है?
तो यह मेरा मास m1 कहाँ हमने कंसीडर कर लिया, ओरिजिन पर कंसीडर कर लिया, और यह मास m2 कहाँ है, यहाँ पे है। मान लेते हैं कि m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। तो इस m2 मास का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, d,0,0 हो जाएगा। और इस मास m1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा, 0,0,0 होगा। क्लियर है, ठीक। इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो x कोऑर्डिनेट है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो मास है, यहाँ पे m1 मास है, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इंटू 0 प्लस यहाँ पे दूसरा मास क्या है, m2 है, उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है, d है। तो क्या लिखेंगे, m2 इंटू डी अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक इसी तरह से उस सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, सिग्मा mi yi अपॉन सिग्मा mi यूज करेंगे। तो हम लोग क्या, mi फर्स्ट मास का जो मास है वह कितना है हमारे पास, m1 है, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वह कितना है, 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इंटू 0 प्लस दूसरा मास हमारे पास m2 है, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो प्लस क्या लिखेंगे, m2 इंटू 0 अपॉन टोटल मास यानी m1 प्लस m2 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट होगा वह कितना होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, सिग्मा mi zi अपॉन सिग्मा mi होता है। तो हम लोग प्रथम मास देखेंगे, फर्स्ट मास क्या m1 है, उसका z कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू 0। दूसरा मास क्या है, m2 है, उसका z कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो क्या लिखेंगे, प्लस m2 इंटू 0 अपॉन टोटल मास यानी m1 प्लस m2 डेट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, xcm, ycm, zcm हो जाएगा। और यह होगा कितना, m/2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, 0,0। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इस दो पार्टिकल का यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वह सेंटर ऑफ मास किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए जो कोऑर्डिनेट हमें मिला वह 0 मिला है, जेड एक्सिस के लिए जो कोऑर्डिनेट मिला वह हमें क्या मिला, 0 मिला है। तो दो पार्टिकल के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, दोनों को मिलाने वाला जो यह जो लाइन सेगमेंट है इसी लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो क्वांटिटी होगा यह क्वांटिटी लेस देन क्या होगा, डी है। एक लाइन नोट कर लीजिए, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम center of mass lies on the line segment between the particles। क्लियर है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, यदि इस m1 का मास m के इक्वल होता और इस m2 का मास भी m के इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, हम लोग देख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है फॉर्मूला m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2 मिला है। तो m2 हमारे पास कितना है, m है, तो m इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2 यानी m प्लस m2m डेट इज इक्वल टू डी अपॉन 2। वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता, सिंपली है कि 0 हो जाता। क्लियर है। और जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता, वह भी क्या हो जाता, 0 ही होता। क्लियर, ठीक। तो जो कोऑर्डिनेट होता है वह कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाता, d/2, 0,0 मिल जाता। यानी कि d/2 क्या हो गया, d का आधा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस है वह कितना है, d। तो d का आधा क्या होता है, ठीक मिड पॉइंट होता है। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास मिलता है वह कहाँ मिलता है, ठीक मिड पॉइंट पे मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हम लोग सीख गए, यदि मासेस सेम हो तो सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उस लाइन सेगमेंट के ठीक मिड पॉइंट पे हमें मिलता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है। क्लियर है, यह ओरिजिन है। ठीक, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा पार्टिकल यहाँ है। तो इन तीन पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, इसी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा।
क्लियर है। यदि सभी पार्टिकल एक्स एक्सिस पे हों तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस पे ही होते हैं। क्लियर। ठीक उसी तरह से सभी पार्टिकल यदि वाई एक्सिस पे हों तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होंगे, इस वाई एक्सिस पर ही लाई करेंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर सभी पार्टिकल जेड एक्सिस पे हों तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होते हैं, उसी जेड एक्सिस पे ही होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यदि अगर सभी पार्टिकल्स, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल जो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ होगा, इन दोनों को मिलाने वाला यह जो लाइन सेगमेंट है इसी पर होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा। क्लियर है। तो यदि अगर सभी पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ में मिलेगा, एक्स वाई प्लेन में मिलेगा। ठीक उसी तरह से पार्टिकल्स यदि एक्स जेड प्लेन में हो तो सेंटर ऑफ मास हमें क्या मिलेगा, उसी एक्स जेड प्लेन में ही मिलेगा। क्लियर है। अगर सभी पार्टिकल्स वाई जेड प्लेन में हो तो सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलेगा, वाई जेड प्लेन में ही मिलेगा। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखे, यदि हम लोग पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखे एक्सिस, यहाँ पे लिखे सेंटर ऑफ मास, इफ सभी पार्टिकल्स यानी ऑल पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पर होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। यदि सभी पार्टिकल्स वाई एक्सिस पर होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। यदि सभी पार्टिकल्स जेड एक्सिस पे होंगे तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ होगा, जेड एक्सिस पे होगा। यदि सभी पार्टिकल्स एक्स वाई प्लेन में होंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में ही होगा। क्लियर है। यदि सभी पार्टिकल्स वाई जेड प्लेन में होंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। यदि सभी पार्टिकल्स जेड एक्स प्लेन में होंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जेड एक्स प्लेन में ही होगा। क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सीख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। चौथा पॉइंट, मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है और यह हमारे पास दूसरा पार्टिकल है जिसका मास हमारे पास 6 kg है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम लोग 4 मीटर मान लेते हैं। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ पे लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और हमारे पास जेड एक्सिस है। क्लियर है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह 0,0,0 हो जाएगा और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 4,0,0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस 2 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, 2 × 0 प्लस 6 × 4 अपॉन टोटल मास, यानी कि 2 + 6 = 8, यानी कितना हो जाएगा, 6 × 24/8 बराबर 3 मीटर हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से, इस रिफरेंस पॉइंट से, इसको ओ बोल दे, तो इस ओ पॉइंट से जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा वह 3 मीटर की दूरी पर होगा, यानी कि कुछ यहाँ होगा। क्लियर है। यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, 3,0,0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी पार्टिकल्स को हमने किस एक्सिस पे माना है, एक्स एक्सिस के लोग माना है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एक्स ही एक्सिस पर होगा। क्लियर। अब हम लोग जो मेरा रिफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, इस मास पे कंसीडर किया था, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं और रिफरेंस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस मास से 2 मीटर की दूरी पे यहाँ पे मान लेते हैं। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे कुछ मेरा वाई एक्सिस ऐसे है और यह मेरा इस लाइन के लॉन्ग मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, जैसे मेरा एक्स एक्सिस है और यह मेरा जेड एक्सिस है। क्लियर। ठीक। तो अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा अब क्या हो जाएगा, 0,0,0 हो जाएगा। क्लियर है। इस यहाँ पे मेरा 2 kg का मास है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना हो जाएगा, मेरा यहाँ से यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस है वह 2 मीटर है ना, तो 2,0,0 हो जाएगा। अब इस पॉइंट का जो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस दिया गया वह 4 मीटर दिया गया है और यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस दिया गया वह कितना दिया गया, 2 मीटर दिया गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 मीटर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 6,0,0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस 2 पार्टिकल सिस्टम का, यानी कि इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का ये जो सिस्टम, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो अब मेरा जो न्यू सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वह कितना हो जाएगा,
मास कितना हमारे पास यहाँ पे 2 kg है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 2 प्लस यह पार्टिकल का मास कितना 6 है और कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, तो 6 × 6 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 6 + 2 = 8, तो 6 के 36 और 2 दूनी 4 40 हो गया, 40/8 = 5। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, सिंपली सी बात है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, जेड कोऑर्डिनेट उसी तरह से क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमें इस पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वह कितना मीटर की दूरी पे मिलेगा 5 मीटर की दूरी पर मिलेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 मीटर और यहाँ से 3 मीटर आए, यानी कि फिर हम कहाँ जाएंगे यहीं पे मिलेगा। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम हम लोग यहाँ ले या यहाँ ले या कहीं और ले, उससे इस सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करेगा, इसी यहीं पे लाई करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो एग्जैक्ट पोजीशन होता है वह एग्जैक्ट पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो एक लाइन आप नोट कर लीजिए, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड टेकन reference पॉइंट। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके।